प्रिय विद्यार्थियों, प्राणीशास्त्र व्याख्यान में आज अपन फेट मैप टॉपिक पर बात करें। फेट मैप हिंदी में इसे संभावी रेखा चित्र या संभावी आरेखा कहते हैं। हम सब ने देखा है कि जो ब्लास्टोमियर बनते हैं ब्लास्टुला अवस्था के अंदर, वो अविभेदित होते, उनमें किसी प्रकार का डिफरेंशिएशन नहीं पाया जाता। लेकिन जैसे जैसे वो परिवर्धन उनके अंदर होता है, विकास का क्रम, जैविक विकास, तो गैस्ट्रुलेशन के समय हम देखते हैं कि उनके अंदर धीरे धीरे 3 जर्म लेयर्स का, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म का निर्माण होता है। और उसके बाद में और आगे विकास के क्रम में उनके अंदर अलग अलग कोशिकाओं समूह, उत्तक, अंगों का निर्माण होना शुरू होता है। तो ये किस प्रकार से एक कोशिका जो अविभेदित होती है वो आगे चलकर एक निश्चित दिशा में बढ़ती है और कोई विशेष उत्तक या अंग का निर्माण करती है। इसका चार्ट, आरेखा बनाना को ही संभावी आरेख या रेखाचित्र कहते हैं। अ चार्ट शोइंग द फेट ऑफ ईच पार्ट ऑफ एन अर्ली एम्ब्रियो। यह 2 प्रकार से अपन ज्ञात कर सकते हैं। कुछ एक प्राणियों में उनके भ्रूणीय अवस्था के अंदर उनका जो ब्लास्टुला अवस्था होती है उसके अंदर हम क्लियर कट मार्किंग, एक अलग प्रकार की विशेष रंगों की संरचनाएं या एरियाज, वो क्षेत्र हम देख सकते हैं। इस प्रकार के बनने वाले रेखाचित्र या आरेखा को हम नेचुरल मार्क फेट मैप कहते हैं। ये प्राकृतिक अवस्था में पाए जाते हैं। दूसरा है, प्राकृतिक अवस्था में उनमें किसी प्रकार का भाव नहीं होता, भेद नहीं होता, लेकिन हम उनको किसी भी माध्यम से उनको रंग दे सकते हैं और उनमें विभिन्न रंग देकर हम उसको अप्राकृतिक तरीके से अलग अलग एरियाज़ को चिन्हित कर सकते हैं, अलग से अंकित कर सकते हैं, डीमार्क कर सकते हैं। उस प्रकार के उसको आर्टिफिशियल फेट मैप्स कहते हैं। आर्टिफिशियल फेट मैप 4 विधियों द्वारा बनाए जा सकते हैं। वाइटल स्टेनिंग मेथड है, कार्बन पार्टिकल मेथड है, रेडियो एक्टिव लेबलिंग मेथड है और हिस्टोलॉजिकल या साइटोलॉजिकल मेथड्स हैं। इनके बारे में एक एक के बारे में अब विस्तृत अपन जब चर्चा करेंगे, अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन हमें ये जो फेट मैप है, इस फेट मैप का क्या महत्व है, सिग्निफिकेंस है, मैंने इस पीडीएफ के अंदर 2 इसके सिग्निफिकेंस लिखे हैं। फर्स्ट है इफेक्टिव मार्कर फॉर मॉर्फोजेनेटिक बिहेवियर, उस कोशिकाओं की किस प्रकार का व्यवहार मॉर्फोजेनेटिकली रहेगा उसको ज्ञात कर सकते हैं। और दूसरा, हम गैस्ट्रुलेशन की प्रक्रिया के दौरान में ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला की ओर ब्लास्टोमियर्स में होने वाले सारे परिवर्तन का अध्ययन इस फेट मैप के माध्यम से कर सकते हैं। अर्थात ये 2 सिग्निफिकेंस अपने को ध्यान में रखनी है। अब अपन एक एक का विस्तृत अध्ययन करते हैं। तो सर्वप्रथम एक साइंटिस्ट का नाम मैं लेना चाहूँगा, वो है वेदर योगर्ट, 1925। इन्हें हम फादर ऑफ फेट मैप भी कहते हैं। इन्होंने सर्वप्रथम आर्टिफिशियल फेट मैप में वाइटल स्टेन, ये वाइटल अभिरंजकों के द्वारा अभिरंजित किया था। इनका इतना कार्य प्रशंसनीय था और ये पहले थे कि किस प्रकार से अप्राकृतिक तरीके से भी फेट मैप बनाया जा सकता है। इसलिए इन्हें
फेथ मैप का पिता कहा गया। हमें अगर अब अपन सबसे पहले जो प्राकृतिक अवस्था में पाई जाती प्राकृतिक चिन्ह या संभावी आरेख जिसको कहते हैं, उसके बारे में अपन चर्चा करना चाहेंगे। तो मैंने लिखा है साइटोप्लाज्म ऑफ फर्टिलाइज्ड एग ऑफ सम एनिमल्स हैव नेचुरल कलर डिफरेंशिएशन। दो उदाहरण भी दिए हैं, साइना और स्टाइला। इनके ऊपर पिगमेंटेशन पाया जाता है। इस पिगमेंटेशन के आधार पर आगे चलकर ये चारों रीजन, 4 प्रकार के पिगमेंट पाए जाते हैं, ये आगे चलकर क्या बनने वाले हैं। इसमें एसिडियंस, एनिलिड्स, एम्फिऑक्सिस जैसे प्राणियों में के अंडों के कोशिका द्रव प्राकृतिक रूप से विभिन्न वर्णकों पिगमेंट्स द्वारा विभेदित रहता है, जिनमें भ्रूण में निम्नलिखित भाग परिवर्तित होते हैं। हल्के रंग का ऊपरी गोलार्ध ये एक्टोडर्मल एपिडर्मिस बनाता है। उसके बाद में आता है पीले रंग का अर्धगोला पश्चाधार पर, ये मीजोडर्म बनाता है। फिर आता है भूरे रंग का अर्धचंद्राकार अग्रपृष्ठ, ये त्रिकोणीय एक्टोडर्म बनाता है। और गहरा भूरा पित्तकीय क्षेत्र में जो होता है वो एंडोडर्म बनाता है। इस प्रकार प्राकृतिक वर्णों से भ्रूण के संभावी अंगों का पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है। अब आता है आर्टिफिशियल फेट मैप। सबसे पहले इसके अंदर उन्होंने वाइटल स्टेन मेथड का कहा है। वाइटल स्टेन होते क्या हैं? ये अभिरंजक विशेष प्रकार के होते हैं जिनमें भ्रूणीय परिवर्धन में किसी भी प्रकार का विपरीत प्रभाव उत्पन्न नहीं करते। वह कोरक खंडों के मेटाबॉलिज्म में भी किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करते। उनकी हस्तक्षेप अर्थात उनके कार्यविधि में अपना किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं छोड़ते हो, इसलिए इन्हें वाइटल स्टेनिंग कहते हैं। और ये जीवित अवस्था में अभिरंजक काम में लिए जाते हैं। 4-5 प्रकार के वाइटल स्टेन्स होते हैं, जिनमें मुख्य तौर पर अपना न्यूट्रल रेड है, बिस्मार्क ब्राउन है, नाइल ब्लू सल्फेट है, ये सारे वाइटल डाइज होती है। जीनस ग्रीन है, ये सारे वाइटल डाइज हैं। हम सब से पहले क्या करते हैं, अगर जो मीडियम होता है उसको पानी में बॉईल करते हैं। जब बॉईल होने लग जाता है फिर उसको ठंडा करके स्लाइड के ऊपर स्प्रेड करते हैं। अब जो भी वाइटल स्टेन अपने को ये अभिरंजक लेना है, जैविक अभिरंजक, उसको अपन रखते हैं उसके ऊपर, और उतने हिस्से का जहाँ पर अपन ने ये वाइटल स्टेन लगाया उस हिस्से को काट कर भ्रूण के जिस हिस्से को अभिरंजित करना है उस हिस्से पर चिपका देते हैं उसको। ये डाई अपना रंग उन ब्लास्टोमियस के अंदर तक पहुंचा देती है और उसके बाद में वो धीरे धीरे ये रंग उन कोशिकाओं के अंदर आ जाता है। और जैसे जैसे ये कोशिकाएं अपना गति करती है उस गति को अपन देख सकते हैं। यह इसका एक ही ड्रॉबैक है कि ये परमानेंट कलरेशन नहीं देता, ये कुछ समय बाद में ये कलर फेड हो जाता है। दूसरा है कार्बन पार्टिकल। ये स्प्रेट ने 1946 में कोरक की कोशिकाओं को कार्बन कणों से अंकित कर संभावी आरेख बनाया था। इस हेतु कोरक के कोरक खंडों को कार्बन कण चिपकाए जाते हैं, जिससे इनमें बनने वाले प्राथमिक जनन स्तर की पहचान की जाती है। कार्बन कणों के कोरक खंडों में प्रवेश कराकर भी कोरक खंडों के भाग्य को ज्ञात किया जा सकता है। गैस्ट्रुल अवस्था में प्राथमिक जनन स्तरों पर कार्बन कणों को प्रेषित कर आरेख का निर्धारण किया जाता है। ये कार्बन डेटिंग के अंदर होता है। और तीसरा है रेडियो एक्टिव लेबलिंग मेथड। वर्तमान समय में इस विधि द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जा रहा है। इसमें न केवल परिवर्तन जैव की डेवलपमेंटल बायोलॉजी में नहीं, अपितु जैव रसायन
और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्षेत्र में भी ये महत्वपूर्ण सिद्ध हो रहे हैं। इस विधि में ब्लास्टोमियस को रेडियो एक्टिव तत्वों से अंकित किया जाता है। तत्पश्चात गैस्ट्रोला में स्थित तीनों प्राथमिक जनन स्तरों में इनकी उपस्थिति को उत्सर्जित विकिरणों की सहायता से पहचान किया जाता है। यह विधि सफलतम विधि है जिसमें प्रत्येक कोरक खंड से बनने वाले अंगों की पहचान की जा सकती है। हमें मालूम है कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कार्बन है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, सल्फर है। इनका प्रयोग इस विधि के अंदर किया जाता है। चौथा है औत्कीय रासायनिक या कोशिकीय विधि द्वारा, हिस्टोकेमिकल या साइटोलॉजिकल मेथड द्वारा कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक रसायन जैसे मेलानिन है, ग्लाइकोजन है, एल्कलाइन फॉस्फेट है, ये पाए जाते हैं जो संभावी आरेख निर्माण हेतु मार्कर का कार्य कर सकते हैं। बंजर व हुटा ने 1972 में ड्रोसोफिला में इस प्रकार से संभावी आरेख ड्रोसोफिला का गुणसूत्रों के आधार पर बनाया था। फिर अपने अलग अलग फेट मैप्स के बारे में डायग्राम्स है। मैंने प्रयास किया है कि सबसे आसान डायग्राम आप तक पहुंचाऊं। ये है अपना फ्रॉग के एक सामान्य प्राकृतिक अवस्था में पाए जाने वाले नेचुरल फेट मैप। इसके अंदर आप ये अलग अलग अवस्थाएं हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि किस प्रकार से इनमें रंग विभेदन होने के कारण से अलग अलग संभावित एरिया जो बनने वाले हैं वो सारा इसके अंदर आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो ये पहला था अपना नेचुरल फेट मैप का। उसके बाद में आता है, ये है अपना एम्फीबिया में वाइटल डाइज के सहायता से किस प्रकार अपन संभावित एरियाज को चार्ट में दर्शा सकते हैं, वो सारा है। इसमें आप देखेंगे ये अगर चिप्स के द्वारा ये विभिन्न जैविक जो अभिरंजक है उनको लगाया है और लगाने के बाद में गैस्ट्रोल अवस्था के अंदर किस प्रकार से परिवर्तन करता है। उसके बाद में इसका मीडियन सेक्शन काटा गया और मीडियन सेक्शन में ये विभिन्न अलग अलग रंगों के अंदर ये दिख रहे हैं अपने को। इस प्रकार से ये फेट मैप वाइटल डाई का फेट मैप ये बना है। इसके बाद में ये आखिरी जो फेट मैप है ये है एवियन फेट मैप चिक का। इसके अंदर हमें मालूम है कि किस प्रकार से चिक के अंदर होलोब्लास्टिक ना होकर सिर्फ जो ऊपरी ब्लास्टोडिस्क होती है उसी के अंदर ये परिवर्तन करता है और उसमें ये विभिन्न अलग अलग रंगों से अपन ने दर्शाए हैं और ये आगे चलकर कौन कौन से उत्तक या अंग बनने वाले हैं वो दर्शा रहा है। और ये आखिरी में कई प्रकार के एम्फीबिया में, फिशेस में, रेप्टाइल एवीज में किस प्रकार से अलग अलग फेट मैप्स दिखाई देते हैं सामान्य चित्र के आधार पर, ये मैंने आपके सामने दिखाया है। आशा करता हूँ कि ये टॉपिक ज़्यादातर परिभाषा, शॉर्ट नोट या कंप्लीट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्कर्स के आधार पर आता है। आप इसको कर पाएंगे। आज दिए गए होम असाइनमेंट अवश्य करें ताकि मैं जान सकूं कि आपको ये टॉपिक पूरा समझ में आ गया।